हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो मैं सॉल्व करूंगा वो है एक्सरसाइज 4A का डी पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक चैप्टर विच इज थर्मोकेमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन ये है, सिलेंडर है जिस ऑफ गैस जिसमें 14 kg ऑफ ब्यूटेन होता है। ठीक है, सिलेंडर में देर इज 14 kg ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन इज C4H10। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन अपने को दिया हुआ 2658 किलो जूल पर मोल। ओके। एक नॉर्मल फैमिली में 20 मिली जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड पर डे ऑफ कुकिंग। इफ द सिलेंडर जो है वो 26 दिन के लिए चल रहा है तो व्हाट परसेंटेज ऑफ गैस इज वेस्टेड ड्यू टू इनएफिशिएंट कंबशन, ये अपने को ढूंढना है। तो हम क्या लिखेंगे? पहली बात तो ये जो ब्यूटेन है इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज 2658 किलो जूल पर मोल हो गया, राइट। और फॉर टोटल एनर्जी यूज्ड बाय द फैमिली used, right, by family, it is equals to 26 days multiplied by daily consumption which is 20. तो इतना mj हो गया, right, which comes out to be 520 mj और 520 multiplied by 10 raised to power 6 joules हो गया। ठीक है। और अपने को ब्यूटेन के बारे में गिवन है इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 मोल ऑफ जो ब्यूटेन है वो हमें कितना हीट प्रोवाइड करता है ना, एनर्जी प्रोवाइडेड इज इक्वल्स टू 2658 किलो जूल। और इसके रिवर्स क्या बोल सकते हैं अपन भी भाई, इतना तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन जो है, राइट, इतना अपने को प्रोवाइड कर रहा है। अभी यहाँ पर कुछ लिखा होगा 14 kg है ना, तो 14 kg ऑफ ब्यूटेन है ना अपने पास, तो 1 मोल इतना है, तो 14 kg ऑफ ब्यूटेन ये हमें कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा? मतलब 1 मोल 2658 डिवाइडेड बाय ब्यूटेन का अगर अपन मोलर मास देखेंगे विच इज 58 ग्राम्स, ये पर ग्राम आ गया, मल्टीप्लाई बाय 14,000 करूँगा तो ये इतना किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड। जिसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इट कम्स आउट टू बी 641.6 मिली सॉरी मेगा जूल्स हो गया। ठीक है, mg। और पहले अपने पास कितना mg है? 520। तो देयर अपन क्या लिखेंगे? एनर्जी वेस्टेड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी जो भी अपने पास प्रोवाइडेड है माइनस जो भी कुछ कंज्यूम हुआ है डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे अपन? टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल एनर्जी इज 641.6 mj माइनस 520 डिवाइडेड बाय 641.6 जूल्स, कैंसिल आउट हो जाना है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 18.95% इज द एनर्जी विच इज बीइंग वेस्टेड। सेकेंड क्वेश्चन, द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस। अच्छा क्वेश्चन है, वाटर गैस। वाटर गैस पता होनी चाहिए, H2+CO को वाटर गैस कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन इज बीइंग रिक्वायर्ड। अब C+H2O होल गैस से ये अपने पास वाटर गैस बन गया। अब दिस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इस एंडोथर्मिक के लिए वी रिक्वायर सम एनर्जी, राइट। तो अब इसके लिए कितना तो अपने को पता है एनर्जी रिक्वायर्ड है इसके लिए। अब एनर्जी रिक्वायर्ड कितने के लिए कहा है? फॉर द वाटर गैस कन्वर्जन ऑफ 100 ग्राम कार्बन, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड लाइक फॉर 100 ग्राम कार्बन का कन्वर्जन। इसके लिए अपने को ये सारा डेटा क्या करना है? ढूंढना है। तो बस अभी अपन देख लेते हैं कि भाई क्या सिस्टम अपने को करना है, राइट।
तो पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है। इन्होंने कहा है इसके लिए जो हीट आती है ना, वो किधर से आती है? वो आती है बाय एडिंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर एंड बर्निंग सम कार्बन टू CO2। तो ये कैसी प्रोसेस है? अपने को पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इधर से अपने को पता है भाई एनर्जी रिलीज होने वाली है, राइट? इधर से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन मस्ट बी बर्न टू CO2? तो इस वाली प्रोसेस में कितना कार्बन बर्न करें सो दैट इट प्रोवाइड एनफ हीट फॉर द वाटर कन्वर्जन ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, अब अपने को ऊपर कुछ डेटा वगैरह जो भी कुछ गिवन है 100 ग्राम ऑफ कार्बन, उसके लिए अपन ढूंढेंगे। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ भी भाई, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा आर एच लिखने जाऊंगा तो फॉर्मेशन का डेटा गिवन है ना, तो फॉर्मेशन के डेटा से लिखूंगा विच इज डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस प्लस डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ CO गैस माइनस डेल्टा एफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, राइट, विच इज सॉलिड होता है, माइनस डेल्टा एफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस। अब इसमें अपने को पता भी भाई कौन सी वैल्यू ज़ीरो होने वाली है, ये वैल्यू ज़ीरो होएगी, ये वैल्यू ज़ीरो होएगी। तो डेल्टा एफ फॉर्मेशन ऑफ CO अपने को गिवन है कितना, -110.53, ठीक है, इसके यूनिट्स हो गए। एंड माइनस ऑफ H2O गैस, H2O गैस कितना है, माइनस ऑफ 241.81, ये इतने किलो जूल अपने को गिवन है डेल्टा आर एच। तो इट कम्स आउट टू बी डेल्टा आर एच कितना हो गया, 131.28 किलो जूल पर मोल। ये अपने को डेटा गिवन है। अब अपन क्या कमेंट करेंगे भी भाई, फॉर 1 मोल ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बन 131.28 kilojule energy is required, right, of energy is required. Therefore for 100 ग्राम कार्बन इसके लिए कितना एनर्जी होएगा, 131.28 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100, इतने किलो जूल ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिक्वायर्ड विच कम्स आउट टू बी 1094 किलो जूल। इतना एनर्जी चाहिए फाइनल आंसर के लिए, और उतने एनर्जी के लिए अब हमें कितना अमाउंट ऑफ कार्बन बर्न करना पड़ेगा टू CO2, वो अपने को ढूंढना। तो पहले तो एक पेज आउट कर लेते हैं। नाउ वी नो combustion of carbon to CO2 इज एक्सोथर्मिक, तो हीट क्या होएगी, रिलीज होएगी, राइट। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा CH कंबशन ऑफ कार्बन ढूंढने जाऊंगा तो इट इज इक्वल्स टू डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, यही आएगा क्योंकि कार्बन भी ज़ीरो होना, फॉर्मेशन O2 भी ज़ीरो होना। तो इट इज़ इक्वल्स टू -393.51 किलो जूल पर मोल। तो बस उल्टा इसको फॉर्मेशन कर देना कि भाई 393.51 किलो जूल एनर्जी अगर रिक्वायर्ड है ऊपर वाली रिएक्शन को, तो हमें 12 ग्राम कार्बन का ज़रूरत पड़ेगा इसको बर्न करने के लिए, ठीक है, इज बीइंग कंबस्टेड। बट अपने को एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है, 1094, तो इधर लिख लेता हूँ। तो क्या बोलेंगे, 1094 किलो जूल, ये होएगा 12/393.51 मल्टीप्लाई बाय 1094 ग्राम ऑफ कार्बन विच इज इक्वल्स टू 33.36 का ग्राम है। ये हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 3, 0.5 gram of benzoic acid was subjected to combustion in a bomb calorimeter at 15 degrees Celsius when the temperature of the calorimeter system was found to rise by इतना ओके। ये अब क्वेश्चन जो है ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का राइट, इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में पहले कहा हीट ऑफ कंबशन अपने को ढूंढना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। तो हम क्या लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन जो आ गया वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो देयरफॉर डेल्टा यू का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, क्यू वी के इक्वल आएगा, और वहीं से ही अपन हीट ऑफ कंबशन ढूंढेंगे। और क्यू वी जो होता है इन बॉम्ब कैलोरीमीटर दैट इज इक्वल, वैसे भी क्या होता है सी डेल्टा टी होता है, और सी का वैल्यू 23.85 दिया ही हुआ है, राइट। मल्टीप्लाई बाय रेज इन टेम्परेचर इज 0.55 ये हो गया। तो इतना किलो जूल आ गया डेल्टा यू, राइट। एंड दिस कम्स एंड दिस, ये जो वैल्यू है दिस इज फॉर पर मोल है क्या, नो नो, दिस इज फॉर 0.55 नहीं 0.5 ग्राम्स के लिए, ठीक है, फॉर 0.5 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूँगा, फॉर 0.5 ग्राम्स तो कितना एनर्जी है 23.85 मल्टीप्लाई बाय 0.55 किलो जूल है। एंड फॉर 1 मोल, ठीक है, किसको किया बेंजोइक एसिड, फॉर 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड बी डॉट ए इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसके लिए कितना होगा 23.85 मल्टीप्लाई बाय 0.55 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास, मोलर मास इसका 122 आ जाएगा किलो जूल। तो ये इतना एनर्जी हो गया। अब क्या ढूंढना है हीट ऑफ कंबशन, तो ये नेगेटिव साइन होता है इसमें जो अपने को पता ही है। तो देयरफॉर जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस के साथ अपन लगा देंगे, दैट इज 32.67 किलो जूल। अब क्या ढूंढना था, एट हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच ढूंढना और कुछ नहीं करना। और वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, इसमें जो लगता है वो लगता है डेल्टा एन जी आर टी। और इसको करने के लिए C6H5COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड, राइट। ये लिक्विड में होता है, इसको कंबशन किया बैलेंस करेंगे तो मतलब बैलेंस करके जब अपन इक्वेशन लिखेंगे तो ये इक्वेशन आने वाली है, राइट। तो देयरफॉर जो डेल्टा एन जी का वैल्यू है वो आ गया माइनस ऑफ 0.5 आ गया। तो देयरफॉर मैं डेल्टा एच का वैल्यू लिखूंगा डेल्टा यू, ठीक है, माइनस ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8.314 इंटू डेल्टा टी विच इज सॉरी डेल्टा एन जी आर टी, टी टेम्परेचर जो है 288 आएगा। अब वो किलो जूल में था तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, यहाँ से डेल्टा एच का वैल्यू आएगा माइनस 32.67 माइनस ऑफ 1.97, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 3201.86 कुछ आएगा। तो अप्रॉक्स 9 लिख दिया किलो जूल per mole, right, for 1 mole of benzoic acid. For the reaction A2 gas plus 3B gas, AB gas बन रही है, AB2 गैस बन रही है, डेल्टा H अपने पास इतना है, डेल्टा H 600 केल्विन पे ढूंढना है। मोलर हीट कैपेसिटी मोनोटॉमिक का इतना दिया, डायटॉमिक का ये दिया, पोलरटॉमिक ये तीनों का दे दिया, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। अब इसका अगर मैं सोल्यूशन लिखूंगा तो पहले तो क्या ढूंढना है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट नहीं सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी नहीं ढूंढना, क्या ढूंढना डेल्टा एच ढूंढना है एट 600 केल्विन। मेरे को पता है डेल्टा आर एच ऑफ द रिएक्शन इज डेल्टा सी पी एम इंटू डेल्टा टी होता है, ठीक है। सी पी एम ऑफ द रिएक्शन होता है बेसिकली
डेल्टा एच आएगा 600 केल्विन माइनस डेल्टा एच आएगा 300 और डेल्टा सीपीएम जो आएगा दिस इज सीपीएम ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपीएम ऑफ रिएक्टेंट आएगा, राइट। एंड यहाँ पर डेल्टा टी अपन ऐसे नहीं लिखते, मतलब बिकॉज दिस सीपीएम एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो मतलब हमें इसको जो लिखना चाहिए वो ये लिखना चाहिए डी एच इज इक्वल्स टू CPM of the reaction into dt, right? This is our answer. तो now तो डेल्टा H 600 माइनस डेल्टा H 300, ठीक है ना। DH को भी इंटीग्रेट करेंगे तो चलो इधर लिख लेते हैं, DH को इंटीग्रेट करके तो अपने पास डेल्टा H आएगा, मतलब 300 से किधर आएगा 600, और यहाँ पर डेल्टा ऑफ CPM मतलब CPM ऑफ प्रोडक्ट माइनस CPM of reactant into dt, राइट। इसको ऐसे अपन इंटीग्रेट कर देंगे, देन this comes out to be CPM of प्रोडक्ट कितना हो गया अपने पास, CPM ऑफ प्रोडक्ट माइनस, इसको जब आप देखोगे तो सारी वैल्यूज पुट अप करके -7/5 अल्फा प्लस बीटा टी, इधर इसको dt से कर दिया, राइट। तो इट कम्स आउट टू बी बीटा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 7/5 अल्फा टी, ये आ गया 300, ये आ गया अपने पास 600, राइट। तो बस इसको वैल्यूज को पुट अप कर लेंगे, देन वी विल गेट द आंसर विच इज इक्वल्स टू 27 बीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 10,000 माइनस 2100 अल्फा बाय 5, तो डेल्टा माइनस डेल्टा एच 300। अब अपने को क्या पता, जो डेल्टा एच है ना वो किलो जूल में गिवन है, और ये जो वैल्यूज गिवन है ये किस में गिवन थी, जूल्स में गिवन थी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है ये अभी तक किस में आई है, जूल्स में आई है, राइट। दिस वैल्यू इज इन जूल्स, नाउ कन्वर्टिंग इनटू किलो जूल्स, तो इट कम्स आउट टू बी 135 बीटा माइनस 4.2 अल्फा किलो जूल होगी। तो डेल्टा एच 600 माइनस डेल्टा एच 300, यहाँ पर आंसर आएगा किलो जूल। तो डेल्टा एच 600 जो आ गया वो आ गया 135 बीटा माइनस 4.2 अल्फा प्लस डेल्टा एच 300 किलो जूल, 135 बीटा माइनस 4.2 अल्फा माइनस ऑफ 100, और ये वैल्यू किस में आ गई, केजे में आ गई, जिस डेल्टा एच 600, राइट। आई होप यू गेट द आंसर। Question number 5. The Born-Haber cycle for rubidium chloride is given below. The energies are in kilocalories per mole. ठीक है, तो अपने को क्या कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट करनी है किसका, क्लोरीन का, इन किलो जूल पर मोल। ओके, तो रुबिडियम ये वाला जो है ये डेल्टा H1 मान लेते हैं, ठीक है, ये एटोमाइजेशन हो गया, ये डेल्टा H2 मान लेते हैं, और दिस इज इक्वल टू डेल्टा H3, x का वैल्यू डेल्टा H4 है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल्टा H4 जो है ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हमारा जो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा H4, ये हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा H5, दिस इज इक्वल टू डेल्टा H6। तो देयरफॉर मैं क्या लिखूँगा, डेल्टा H6 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2
प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5, राइट। वे डेल्टा H4 का वैल्यू कितना है, x, ये हो गया। तो देयर फोर बस डेल्टा Hx का वैल्यू अपने को पता ही है, -105 है, H1 का 20 है, H2 का 96 है, H3 का 28.75 है, ये x आ गया। H5 का वैल्यू वो विद माइनस साइन 159.5 आ गया। तो यहाँ से जो हमारे पास x का वैल्यू आएगा दैट इज -90.75, ये आ गया। तो देयर फोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो आ गई, इट इज 90.75, राइट, किलो जूल पर मोल। आई होप ये समझ आ गया होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। Question number 6. The heat of combustion of acetylene is 312 kilocalories. ठीक है, पहले तो heat of combustion लिख लेते हैं क्या है। इन ये जो क्वेश्चंस होता है ना, जो डेटा लिखा है उसको लिख लो, फिर एंड में देख लें क्या फाइंड आउट करना है, आराम से हो जाता है। हीट ऑफ कंबशन दे दिया, एसिटिलीन मतलब इथाइन की बातें करता है, कंबशन करना है तो 1 मोल ही करना है O2 गैस, और अपने को पता है ये 2 मोल CO2 गैस बनेगा, यहाँ पर आएगा H2O लिक्विड, ये बन जाना 5/O2, राइट। ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, यही एंथैल्पी ऑफ क्या है, इसका कंबशन हो गया, राइट, ठीक है। अब क्या दिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया किसका, CO2 का, वाटर का फॉर्मेशन दे दिया, O2 का तो जीरो होता है, एसिटिलाइन का कैलकुलेट कर लेंगे। फिर C ट्रिपल बॉन्ड C का बॉन्ड एनर्जी ढूंढना है, जिसमें बॉन्ड एनर्जी CH का दे दिया, एटोमाइजेशन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है, कुछ चक्कर नहीं। पहले फॉर्मेशन ढूंढ लेते हैं, तो 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड minus of enthalpy of formation of CH triple bond CH plus 5/2 enthalpy of formation of O2 gas। ये वाली वैल्यू तो क्या आ गई, 0 आ गई। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये कितना हो गया, 312, 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, right, enthalpy of formation CO2 is 94.38 kilocalories. Enthalpy of formation of H2O liquid, which is 68.38 kilocalories, minus enthalpy of formation of CH triple bond CH, ये आ गया। तो यहाँ से अपने को enthalpy of formation of acetylene पता लग गई, ठीक है, which comes out to be 54.86 kilocalories, right, ये kilocalories, right। अब हमें बॉन्ड एनर्जी ढूंढना है, तो बस इसको लिख देते हैं, ये कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट से बनेगा, क्या चाहिए होगा, हाइड्रोजन गैस चाहिए होगी, सो दैट CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाए अपने पास। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2, क्योंकि 1 मोल फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन, राइट, विच इज इक्वल्स टू, अगर बॉन्ड एनर्जी से जाएंगे तो एटोमाइजेशन of 2 times atomization of carbon graphite, which is solid, plus 2 times bond energy of H and H, okay, minus, और इसको ये भी लिख सकता हूँ, मतलब बॉन्ड एनर्जी नहीं दिया होगा ना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2 गैस माइनस ऑफ, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा आ गया, विच इज 54.86, 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन, देखो दिया होगा,
हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन कितना दिया, 150 दे दिया, तो 2 इंटू 150 हो गया। प्लस अब ये देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन H2 का ढूंढना है, H का दिया हुआ है मतलब एक H एटम बनाने में इतना, तो 2H में 2 इंटू 50 1.5 हो गया, 0.5 माइनस इसका वैल्यू आएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्लस 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच, ये हो गया। तो यहाँ से हो गया ये 300, ये हो गया अपने पास 103 माइनस बॉन्ड एनर्जी अपने को इसका ढूंढना है माइनस 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी सी एच का बॉन्ड एनर्जी इज 93.6 किलो कैलोरीज, ओके 93.6 किलो कैलोरीज 54.86, तो इट कम्स आउट टू बी बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी का, राइट। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर। तो इट कम्स आउट टू बी 160.94 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 7, हमें सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन का डेल्टा H1 का वैल्यू दे दिया, डेल्टा H2 का वैल्यू दे दिया, ट्रांस 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस 2 ब्यूटीन ये बता दिया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 ब्यूटीन बता दिया, ये बता दिया, डेल्टा H1 और डेल्टा H2। देखो ये क्वेश्चन करने का मेरा मेथड क्या है, अपने को डेल्टा H1 और डेल्टा H2 में एक इक्वेशन पता है, एक और इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन। और जो दूसरी इक्वेशन है जितना भी डेटा गिवन है ना बस उसी को लिखते रहो, अपने आप आ जाएगा आंसर, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 ब्यूटीन दिया हुआ, तो पहले तो ये लिख लेते हैं 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन बनाना है तो C4H8 बन गया, कंबशन कर देंगे O2 गैस का, तो इट कम्स आउट टू बी 4CO2 गैस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 नहीं आएगा 4H2O लिक्विड, ठीक है ये हो गया। अब अगर अपन इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये जो रिएक्शन का होएगा वो क्या आएगा 4 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस प्लस 4 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C4H8, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो राइट इट ब्यूट 1 ठीक है, ब्यूट 1 ये भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेटा कितना दिया था -649.8 किलो कैलोरी, सारा कुछ किलो कैलोरीज में चल रहा तो किलो कैलोरीज में चलाएंगे 9.8, इधर ही डेटा प्लग इन कर देता हूँ, ठीक है ये हो गया खत्म। अब कोई और डेटा देखते हैं भाई, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन दे दिया, तो ट्रांस टू ब्यूटीन लिख लेते हैं, मतलब इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ट्रांस टू ब्यूटीन फॉर्मूला तो सेम ही बनेगा C4H8, फटाफट लिख देते हैं 6O2 गैस, टूटेगा तो सेम 4CO2 गैस 4H2O लिक्विड, तो यहाँ पर भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो कितना दिया था -647 किलो कैलोरी प्लस है ना, किलो कैलोरी पर मोल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 gas plus 4 times enthalpy of formation of H2O liquid minus enthalpy of formation of trans 2 butene, ये हो गया, ये आ गई इक्वेशन 2,
अब इन्होंने क्या कहा है, ट्रांस टू ब्यूटीन इज मोस्ट देन सिस टू ब्यूटीन। अच्छा ये तो कुछ नहीं है। अब अपने को बेसिकली सिस टू ब्यूटीन से वन ब्यूटीन का सिस्टम पता है, सिस टू ब्यूटीन से ट्रांस टू ब्यूटीन का पता है। अब ये देखो दोनों से अगर कुछ भी प्लग करना है तो दोनों को माइनस करेंगे ताकि इन दोनों में रिलेशन आ जाए, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में तो कोई चक्करी नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो कैसे भी कर दो। तो मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, राइट। ये इक्वेशन 2 को जब इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2.8। ये सब माइनस हो जाना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इधर आ जाना ब्यूटाइन माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन, ठीक है। ये आ गया अपने पास। नाउ नेक्स्ट अपने को ये डेटा पता लग गया, ठीक है। और अपने को मतलब इसको अगर मैं प्लग इन करके लिखूंगा, इससे इक्वेशन क्या बनाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा ट्रांस टू ब्यूटीन नहीं तो ज़रूरत नहीं है, मतलब अपन जो इक्वेशन अभी ये गिवन है तो यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से कमेंट कर सकते हैं डेल्टा H2 के बारे में। इसको लिखो पहले, इधर हो गया भाई, पेस्ट क्या हो गया, कॉपी। एक ये इक्वेशन है, और डेल्टा H1 और डेल्टा H2 में रिलेशन ढूंढने का यही मेथड है, बस और कुछ नहीं। एक ये, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया डेल्टा H1। अब दोनों को ऐसे मैनिपुलेट करो ताकि ब्यूटवानीन दिखे और ट्रांस टू ब्यूटीन दिखे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांस टू ब्यूटीन लिख लो यार, ठीक है, ये दिखे और ये दिखे, तो इसका मतलब दोनों को माइनस करना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे ये रखना है, तो 2 - 1 करना पड़ेगा, समझ गए। मतलब डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 को अगर मैं करूँगा तो इट कम्स आउट टू बी 2.8, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डेल्टा यही है ना डेल्टा H1, हाँ। तो लिख लेते हैं अपन, कहीं गलती ना कर दें। मतलब ब्यूट वन इन से माइनस ए नहीं, मतलब अपने को क्या इक्वेशन चाहिए, देखो गड़बड़ कर गया था मैं भी। हाँ, इसका क्या इक्वेशन बनेगा, मतलब रिएक्टेंट साइड होना चाहिए ट्रांस टू ब्यूटीन, प्रोडक्ट साइड होना चाहिए ब्यूट वन इन, ठीक है, ब्यूट वन इन, ये प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। ओके, अब सही है। हम्म, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, तो तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, और इसका जो डेल्टा H है वो है 2.8, तो इसको मैं 2.8 के को लिख दूँ। समझ आ गया, दोनों को ऐसे माइनस कर देना तो अपने आप आंसर आ जाएगा डेल्टा। एक ये इक्वेशन आ गई अपने पास, मान लो ये थर्ड इक्वेशन है। अब एक इक्वेशन जो एग्जामिनर ने प्रोवाइड किया था वो क्या किया था, बस एम अपना कंप्लीट हो गया, 9H डेल्टा H1 प्लस 5 डेल्टा H2 इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन फ्रॉम, ये एग्जामिनर ने दिया था, ठीक है, फ्रॉम दिस, तो देयरफॉर अपने को डेल्टा H2 का वैल्यू पता लग जाएगा 25.2 डिवाइडेड बाई 14 विच इज़ 1.8। देयरफॉर डेल्टा H1 का वैल्यू हो गया मतलब -1, ठीक है। डेल्टा H2 अगर 1.8, हाँ तो ये -1 आ जाना, तो ये आंसर हो गया। तो अपन ने स्टार्टिंग में क्या कहा था मैंने आपको कि भाई ये एक इक्वेशन की है ना, एक और फाइंड आउट करनी है। एक और फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले ये लिखा कंबशन, और ये वाला कंबशन लिखा, दोनों को माइनस करके मेरे पास कोई इक्वेशन आई। कौन सी इक्वेशन आई, ब्यूट और ट्रांस की इक्वेशन आ गई।
फिर मेरे को जो इक्वेशन गिवन थी उसको मेरे को ऐसे मैनिपुलेट करना था कि एक साइड पर ब्यूट हो, एक साइड पर ट्रांस हो। अब ब्यूट यहाँ पर प्रोडक्ट है और ट्रांस यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट हमेशा राइट साइड होता है, तो मेरे को इसको माइनस करना पड़ेगा डेल्टा। तो एक ये इक्वेशन बन गई, एक ये गिवन थी, दोनों को सॉल्व किया एंड वी गेट द आंसर। Next question, eighth question. Calculate the heat of combustion of methyl alcohol. Okay. मिथाइल अल्कोहल होता है अपने पास C2H5OH। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है, इसका मतलब इसको लिक्विड में मानना होगा। मिथाइल अल्कोहल का कम्बशन तो पहले लिख लेते हैं, C2H5OH। यहाँ पर ये लिक्विड है, इसका कम्बशन करना, इधर क्या आएगा O2 गैस आएगा, राइट। इधर क्या आएगा CO2 गैस बन जाना, यहाँ पर आ जाना 2H2O लिक्विड और इधर 3/2 ये बन गया। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन का जो आएगा, ठीक है, CO2 इसको करके तो मैं क्या लिखूँगा, मतलब आप देखो रेजोनेंस एनर्जी के बना बॉन्ड एनर्जी, जब भी बॉन्ड एनर्जी वगैरह गिवन है तो एटोमाइजेशन यूज़ करेंगे, फॉर्मेशन एटोमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ C2H5OH liquid plus 3/2 enthalpy of atomization of O2 gas minus enthalpy of atomization of CO2 gas minus of 2 times enthalpy of atomization of H2O liquid। ये आ गया। अब अपन एक एक करके आंसर कर लेते हैं। पहले अपन ढूंढते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ enthalpy of atomization of C2H5OH liquid, है ना, इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या होगा, पहले तो बॉन्ड एनर्जी वगैरह इसमें सब काम आएगी और कुछ नहीं। पहले तो वेपराइजेशन करो इसको, डेल्टा H वेपराइजेशन C2H5OH लिक्विड को वेपराइज किया। फिर कार्बन कार्बन में बॉन्ड था तो उस बॉन्ड को मतलब अपन तोड़, कार्बन कार्बन में कार्बन C2H5 है, यार ये मैं गलत क्यों लिख रहा हूँ, C2H5OH तो वही नहीं है, मिथाइल है ना, CH3OH है, थोड़ी मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ है, तो लिखते हैं CH3OH लिक्विड। एक सेकेंड भाई, अब ठीक है, CH3OH लिक्विड, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी देखो, एक तो कार्बन हाइड्रोजन का है, कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं अपने को, 3 दिख रहे हैं, और एक अपने को दिख रहा है बॉन्ड एनर्जी कौन सा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का, और एक अपने को दिख रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया। अब वेपराइजेशन का डेटा प्लग इन कर देंगे तो 35.5 आ जाना, 3 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी, ये भी सारा कुछ किलो जूल्स में दिया हुआ है, तो डेटा प्लग इन कर देते हैं 414, और CO का जो डेटा है, ठीक है, वो है 351.5, और OH का डेटा प्लग इन कर दिया 464.5। तो यहाँ से अपने पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो आता है वो 2093.5 आ जाएगा, और यूनिट्स इन्होंने दिया है किलो जूल पर मोल, तो किलो जूल के आगे, ठीक है। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। फिर अब अगला, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CO2 गैस। देखो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉन्ड एनर्जी तो आएगा ही आएगा 2 टाइम्स ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है, C बॉन्ड जो दिया हुआ है, प्लस बिकॉज CO2 में अपने को पता है क्या होता है, रेजोनेंस होता है, राइट। तो इस रेजोनेंस को, इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी भी होगी, तो वो भी तोड़नी पड़ेगी, राइट। तो प्लस क्या करना पड़ेगा, रेजोनेंस करना पड़ेगा। प्लस रेजोनेंस एनर्जी कहने का मतलब ये है, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज लाइक, बेटर ये भी आप इसका फीलिंग लो क्या है, मतलब प्लस एनर्जी इन्वॉल्विंग इन रेजोनेंस,
राइट, इन्वॉल्विंग इन रेजोनेंस। तो यहाँ पर अगर आप मैथमेटिकली करोगे ना प्लस माइनस, तो उसमें उलझ जाओगे। आप बताओ, रेजोनेंस की वजह से सिस्टम क्या हो रहा है यार, स्टेबल हो रहा है, ठीक है। इसीलिए रेजोनेंस एनर्जी क्या दिया हुआ है इन्होंने, नेगेटिव दिया हुआ है भाई, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गया, रिलीज हो गया बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। तो इसका मतलब सिस्टम इतने यूनिट से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब मेरे को अगर CO2 को तोड़ना है तो बॉन्ड एनर्जी तो देनी पड़ेगी पड़ेगी, प्लस मेरे को इतना एक्स्ट्रा रेजोनेंस एनर्जी भी देना पड़ेगा बिकॉज सिस्टम इतनी एनर्जी से अब क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एनर्जी इज 143, इतने यूनिट्स और देनी पड़ेगी। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। रेजोनेंस एनर्जी इज द स्टेबलाइजिंग एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी इज द रिलीज्ड एनर्जी, तभी नेगेटिव आया। तो सिस्टम अब इतने यूनिट से और ज़्यादा स्टेबल हो गया है, तो मेरे को एक्स्ट्रा 143 यूनिट्स देने पड़ेंगे। तो ऐसे फीलिंग से क्वेश्चन करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO इतना हो गया, प्लस 143 कर दो तो इट कम्स आउट टू बी 1565। तो दिस इज द किलो जूल पर मोल। आई थिंक ये भी किलो जूल में दिया होगा, रेजोनेंस भी और CO बॉन्ड भी, ठीक है। अब कौन सा डेटा रह गया, ये भी हो गया। O2 तो अपने इजी है, CO2 हो गया, H2 तो अपने को पता ही है, वेपराइजेशन और बॉन्ड के बारे में कमेंट करना ना। तो enthalpy of atomization of H2O liquid which is equals to enthalpy of vaporization of H2O liquid plus 2 times the bond energy of OH। तो ये हो गया 40.6 प्लस 2 इंटू 464.5, तो इट कम्स आउट टू बी 969.6, ठीक है। बस अभी ये सारा डेटा प्लग इन कर देते हैं। तो देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन इट इज इक्वल्स टू, पहला क्या था, एटोमाइजेशन ऑफ CH3OH which is 2093.5 plus 3/2 bond energy of O2 which is 494 minus enthalpy of atomization of product which is CO2 1565 माइनस ऑफ 969.6, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना, 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन था, ठीक है, 2H2। बस इसको सॉल्व कर लो एंड गेट द आंसर। तो यहाँ से आंसर आएगा -669.7 किलो जूल पर मोल। Calculate the enthalpy of combustion of benzene on the basis of the following data. Resonance energy of benzene इतना, enthalpy of hydrogenation of cyclohexene लिख लो यहाँ पे, ठीक है। इस इतना डेल्टा H0F ये दिया हुआ है, H2O लिक्विड ये दिया हुआ है, ठीक है। CO2 इतना, H0 बेंजीन ये हो गया। अब रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन अपने को -152, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O, क्या कैलकुलेट क्या करना है यार इसमें, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन लिक्विड करना। तो पहले तो इक्वेशन लिखो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। वैसे इन्होंने लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, ये पी दिया है इन्होंने, तो बेंजीन दे दिया है, तो फिर बंदा सोचेगा नहीं यार भी फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। तो भाई ये जो है ना, ये आंसर इन्होंने गलती से लिख दिया, इसको कट करो। अगर यही दे देंगे यार तो फाइंड आउट क्या करेंगे फिर अपन। चलो पहले बेंजीन लिखो, बेंजीन लिक्विड लिखना क्योंकि लिखा हुआ, राइट। हाँ, इसका कंबशन करेंगे यहाँ पे 6CO2 गैस आएगा, फिर रेजोनेंस का चक्कर पड़ेगा, फिर होगा तो H2 लिक्विड, अभी 6 तो 12 15, तो दिस कम्स आउट टू बी 15/2, राइट। अब
अब अपन देखते हैं ये अपने को करना क्या है इसमें ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन लिक्विड, इट इज इक्वल टू, देखो फॉर्मेशन का डेटा गिवन है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का तो फॉर्मेशन से चलते हैं अपन। तो 6 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस प्लस 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 लिक्विड। O2 का फॉर्मेशन तो जीरो ही हो जाएगा, तो मैं नहीं लिखने वाला। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन लिक्विड ये हो गई। अब मेरे को इसका डेटा चाहिए, गिवन है इसका डेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O ये भी गिवन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या सर मैं ये वाला डेटा प्लग इन कर सकता हूँ? नो, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नहीं, ये तो बेंजीन ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे को बेंजीन का डेटा ढूंढना है। बेंजीन का डेटा ढूंढने के लिए देखो मेरे को रेजोनेंस एनर्जी दी है, हाइड्रोजनेशन एक साइक्लोहेक्सीन है उसका दे दिया, फॉर्मेशन ऑफ C6H12 दे दिया। ओके, C6H12 दे रहे हैं तो दिमाग में ये करा भाई ये C6H6 है, सारे डबल बॉन्ड तोड़ूंगा तो ये C6H12 बन जाएगा ना। तो वहां से पहले अपन ये ढूंढते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 लिक्विड, राइट। ये अपन ढूंढने का प्रयास करते हैं, राइट। तो अभी अपन देखते हैं कैसे कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले ये साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन को 1 मोल H2 चाहिए इसको तोड़ने के लिए, तो ये बन गया। तो ये इसका जो डेल्टा H1 दिया है वो दिया -119 किलो जूल पर मोल, ये हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में अगर मेरे को सारे बॉन्ड्स H2 के सिर्फ तोड़ने हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा जिसका डेल्टा H2 आएगा विच इज 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा H1 आएगा, राइट। तो 119 को करेंगे तो 357 विद माइनस साइन, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब बिकॉज इसमें ये तो सिर्फ हाइड्रोजनेशन कर दिया, अब बेंजीन में बिकॉज क्या इन्वॉल्व है, रेजोनेंस भी इन्वॉल्व है, तो देयर फोर, राइट। तो मैं क्या लिखूँगा अभी, अपने को बस वही करना और कुछ नहीं। मतलब अगर मैं ये वाला रिएक्शन देखूँगा तो इस रिएक्शन के बेसिस पे मैं क्या लिखूँगा, सिर्फ ये वाले रिएक्शन तो मैं लिखूँगा डेल्टा H2 is equals to enthalpy of formation of C6H12 minus of enthalpy of formation of benzene liquid। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से डेल्टा H2 का वैल्यू तो -357 आ गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये दिया ही हुआ था 156 है ना, विद माइनस साइन, ये दिया ही हुआ, तो ये आ गया माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 लिक्विड। अब ये कितना आ गया, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 लिक्विड जो है उधर 357, 200। क्या सर अब हम ये वाला डेटा प्लग इन करेंगे जो ये फाइनल इक्वेशन बनी थी? नो, ये वाला डेटा प्लग इन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने इसमें क्या इन्वॉल्व, मैंने इसमें नो रेजोनेंस एनर्जी, मतलब मैंने इसको रेजोनेंस ना कंसीडर करते हुए ही ये सीधा हाइड्रोजनेशन कर दिया और आंसर कर दिया। बट एक्चुअल में तो क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है। तो ये कौन सी वैल्यू आई है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू आई है ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। तो बट एक्चुअल में तो अगर लिखेंगे ऐसे, बट एक्चुअल में तो रेजोनेंस भी क्या है, रेजोनेंस इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है ना, इन बेंजीन। तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 liquid which is the actual value जो अपने को रिक्वायर्ड है, वो क्या होएगा, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of C6H6 liquid which is the
थेरेटिकल वैल्यू, ठीक है, कागजों में तो इतना फॉर्मेशन के लिए वैल्यू चाहिए, बट इतना चाहिए क्या? नहीं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो ये नहीं होएगा भाई, अपने को पता है ये तो, इसका तो एनर्जी और कम होएगा बिकॉज लेसर अमाउंट ऑफ, क्योंकि इतना रेजोनेंस एनर्जी चला गया, तो प्लस रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी कितना था? 152, तो उतने से ये और कम हो जाएगा ना यार। क्या आपको ये बात समझ आ गई है भाई? एक्चुअल में तो इतना एनर्जी चाहिए, मतलब इतना हीट इज बीइंग इन्वॉल्व, राइट, बट एक्चुअल में बिकॉज रेजोनेंस एनर्जी इज आल्सो इन्वॉल्व, तो वही रेजोनेंस की वजह से तो ये और ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमें लेसर अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग इन्वॉल्व, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं चमक रहा है तो सिंपल फिर आप इसको याद भी कर सकते हो, एक फार्मूला जो आपको करवाया गया होगा क्लास में, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो एक्चुअल वैल्यू होता है माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, राइट। तो आप इसको रट लो फिर, जो आपको रटा ही हुआ। अगर समझ आ गया तो मैंने समझा दिया आपको भी भाई ये कैसे करना है, ठीक है। एक्चुअल में रेजोनेंस के कारण सिस्टम अनस्टेबल होता है तो एनर्जी और कम होती है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एक्चुअल वैल्यू जो आएगी यहाँ पर आएगा 201, यहाँ पे 152, इट कम्स आउट टू 49 किलो जूल पर मोल। तो अब ये वाला डेटा प्लग इन करना है फाइनल इक्वेशन में, तो बस फाइनल इक्वेशन लेकर आऊँ, ये रहा फाइनल इक्वेशन। तो 6 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये दिया हुआ कितना? -393.5 प्लस 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 विच इज -285.8 माइनस ये 49 आ गया। तो इसको सॉल्व करते हुए 3267.4 किलो जूल पर मोल इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। टेंथ क्वेश्चन, यूजिंग द डेटा ऑल द वैल्यूज आर इन किलो जूल पर मोल, ठीक है। दिल थाम के बैठना, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, फालतू का कैलकुलेशन और कुछ नहीं, कॉन्सेप्चुअल वाइज एकदम लट्टू क्वेश्चन है, ओके। तो बस ये सारे डेटास दिया हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा। बस ये वैल्यूज़ क्या करनी है, कैलकुलेट। सबसे आसान जो मेरे को लगता है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं CO2 से, राइट। तो कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, यहाँ से बन गया CO2 गैस। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस है वो आएगा डेल्टा AH, एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड, माइनस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, माइनस ऑफ 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। हाँ, तो ये पैरामीटर आ जाएगा, बाकी सब दिए ही हुए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 अपने को दी हुई है विद माइनस साइन ऑफ 393.5, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड भी दिया हुआ है 716.68, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, ठीक है। 498.94 माइनस 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O, so on solving this we get the bond energy of C double bond O, which is equals to 804.5, all the data is in kilojoule per mole, ठीक है। एक आंसर दो ये आ गया, तो मैं इसको लिखूँगा किलोजूल पर मोल, ठीक है जी। अब बाकी देखते हैं क्या क्या डेटा गिवन है। पहले अपन स्टार्ट करते हैं इथेन से, ठीक है। सबसे पहले आई थिंक इथेन ही दिया होगा, तो बस इससे लगते हुए स्टार्ट करो। इथेन, इथेन है C2H6, इसका कंबशन कर रहे हैं 7/2 O2 से,
2CO2, इधर आएगा 3H2O। तो यहाँ पे लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन दिया ना, कंबशन, कंबशन दिया ना, हाँ। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, बॉन्ड एनर्जी ढूंढना है, ठीक है ना। तो CO बॉन्ड, एटोमाइजेशन H2O लिक्विड। देखो H2O लिक्विड के बारे में ना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है एटोमाइजेशन का, तो पहले मेरे को फॉर्मेशन ढूंढना पड़ेगा, फिर मेरे को कमेंट करना पड़ेगा आगे, क्योंकि OH बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर OH बॉन्ड के बारे में जानकारी मिल भी जाए, बट फिर मेरे को वेपराइजेशन के बारे में आइडिया नहीं लगेगा H2O के, तो इसलिए पहले फॉर्मेशन ढूंढेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, इसीलिए ये लिख दिया बस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। यहाँ से सारा डेटा प्लग इन करने के बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन जो आता है वो आता है -84.6, ठीक है, किलो जूल पर मोल। ये आ गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये फॉर्म कैसे हुआ होगा है, 2 कार्बन से हुआ होगा, 3 H2 गैस से हुआ होगा, इधर C2H6 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 comes out to be 2 times enthalpy of atomization of carbon solid plus 3 times of bond energy of H bond H minus bond energy of carbon bond minus 6 times the bond energy of carbon hydrogen। ये हो गया। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, हाइड्रोजन ये भी क्या बना है ये, और ये CH बॉन्ड ना, CH के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या अपने को, नहीं, ये तो कैलकुलेट करना हो रही है। तो बस ये दोनों का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस 6 टाइम्स bond energy of carbon single bond hydrogen which is equals to 2825.78 किलोजूल पर मोल। ये आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता क्योंकि बाद में ये काम आएंगे। तो ये तो मैंने इथेन के बारे में कमेंट करना था, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग पेन से इथेन, ठीक है, इथेन के बारे में कमेंट कर दिया। अभी कुछ और पकड़ते हैं भाई डेटा, उससे करते हैं एसिटाल्डिहाइड पकड़ते हैं। एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड अपने को पता है CH3CHO होता है। कंबशन करते हैं, बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो ये लिखोगे 2CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, this is the enthalpy of combustion which is -1192.3। देख भी लेते हैं यही है, हाँ, -1192.3। अब इसको भी लिखते हैं अपन भी भाई, ये कैसे लिखना है अपने को। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन,
is equals to 2 times enthalpy of formation of CO2 gas plus 2 times enthalpy of formation of H2O liquid minus of enthalpy of formation of acetaldehyde minus 5 by 2 enthalpy of formation of O2 gas which is 0. तो यहाँ से enthalpy of formation of CH3CHO मिल जाएगा अपने को which is minus of 166.3 किलोजूल पर मोल। अब इसका रिएक्शन लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड को फॉर्म करने के लिए तो कार्बन चाहिए किसमें ग्रेफाइट में, एक ऑक्सीजन चाहिए तो हाफ O2 गैस करना पड़ेगा राइट, और हाइड्रोजन भी चाहिए, हाइड्रोजन कितने चाहिए 4, तो यहाँ पे 2H2 गैस करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 1 मोल एसिटाल्डिहाइड का, तो मैं ये लिखूँगा enthalpy of formation of CH3CHO is equal to 2 times atomization of carbon solid plus half times of bond energy of O double bond O plus 2 times bond energy of hydrogen bond hydrogen minus of फिर आएगा bond energy of carbon bond carbon plus 3 times bond energy of 4 ही आएगा इवन कार्बन हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O प्लस ये माइनस में चल रहा है सारा सिस्टम, हाँ इधर माइनस और प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ से एक तो ये वैल्यू नहीं अपने को पता, ये वैल्यू तो फर्स्ट इक्वेशन से पता लग गई, एक ये वैल्यू नहीं अपने को पता, तो ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे अपने पास। तो मैं यहाँ से लिखूँगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन comes out to be 1916.51, ये आ जाएगा। एक अपने पास ऊपर इक्वेशन थी उसमें भी यही सिस्टम था, ठीक है। ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन वी गेट therefore we get bond energy of carbon single bond carbon राइट, सॉल्व करके अगर अपन देखेंगे हाँ तो 97.95 किलो जूल पर मोल हो गया। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इज 454.64 किलो जूल पर मोल हो गया। ये दोनों वैल्यू देखने को पता लग गया भाई क्या है। C डबल बॉन्ड तो पहले ही आ गया था राइट, अब ये दो वैल्यूज अपने को पता लग गई, तो इसको ये ऐसे देख लेना। अब अगला कोई कंबशन पकड़ते हैं इथेन, ठीक है इथेन, चलो इथेन C2H4 प्लस 3O2, इधर आ जाना 2CO2 गैस, इधर आ जाना 2H2O लिक्विड, इसका जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो है -1410.9 which is equal to 2 times enthalpy of formation of CO2 gas plus 2 times enthalpy of formation of H2O liquid minus enthalpy of formation of C2H4, ये हो गया। तो यहाँ से enthalpy of formation of C2H4 जो होगा it comes out to be 52.3। फिर इसके बाद आ गया, इसको बना देते हैं 2 कार्बन सॉलिड, यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेफाइट, यहाँ पर लिखते हैं 2H2 गैस, इधर लिखते हैं C2H4,
तो enthalpy of formation of C2H4, it comes out to be 2 times enthalpy of atomization of carbon solid plus 2 times bond energy of hydrogen, single bond hydrogen, minus bond energy of carbon, double bond carbon, minus of 4 times of bond energy of carbon hydrogen। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, देखो ये डेटा पता है, ये डेटा पता है, ये पता लग गया, ये पता लग गया, तो यहाँ से बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाएगा विच इज इक्वल टू 434.62 किलो जूल पर मोल। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट कंबशन, अभी लास्ट रह गया था एसिटिलीन, तो बस उसको भी लिख लेते हैं। CO2 गैस प्लस H2O, इसका जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है ये है 1299.7 which is equals to 2 times enthalpy of formation of CO2 gas plus enthalpy of formation of H2O liquid minus of enthalpy of formation of C2H2। बस ए तो O2 का तो जीरो ही आ जाना। ठीक है, तो यहाँ से enthalpy of formation of C2H2 जो है ये आ जाना 226.9 किलो जूल पर मोल। इसको बनाने के लिए 2 कार्बन सॉलिड यहाँ पे लिखेंगे अपन ग्रेफाइट प्लस H2 C2H2 हो गया। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 is 2 times enthalpy of atomization of carbon graphite plus bond energy of H bond minus of bond energy of C triple bond C minus 2 times bond energy of CH bond। तो यहाँ से अब देखो ये डेटा पता है अपने को, ये पता है, ये पता है, ये फाइंड आउट कर लेंगे, ये भी पता है। तो therefore bond energy of C triple bond C which comes out to be 733.12 kilojoule per mole। तो सारे डेटा से पता लग गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मतलब 2-3 बार कैलकुलेशन में गलती होने के भी चांसेस है क्योंकि बहुत ही अजीब सी कैलकुलेशन है इसमें। 11th question, the heat of combustion of acetylene is 312 kilocalorie। ओके, if the heat of formation अपने को दिया हुआ है, कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी एटमाइजेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे दिया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी दे दिया। ठीक है, बस हीट ऑफ कंबशन लिखो, फिर बॉन्ड एनर्जी ढूंढना। तो हीट ऑफ कंबशन से पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन ढूंढेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन से फिर अपन आगे कमेंट करेंगे बॉन्ड एनर्जी पे। ओके, तो सबसे पहले एसिटिलीन का कंबशन लिखते हैं अपन। तो
ये आएगा 2CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, राइट। तो एंथैल्पी of combustion of C2H2 2 times enthalpy of formation of CO2 gas plus enthalpy of formation of H2O liquid minus enthalpy of formation of C2H2। enthalpy of formation of C2H2 जो आ गया, it comes out to be 54.86 kilojoule per mole। ये हो गया। अब सॉरी, मोल नहीं है, किलो कैलोरी है, ठीक है, किलो कैलोरीज है। अब अपने को बस फॉर्मेशन का सिस्टम है, इसको लिख लेते हैं। 2 कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट से इधर आ गया हाइड्रोजन गैस, तो इसको अपन बनाते हैं C2H2 करके। तो दिस इज द एंथैल्पी of formation of C2H2, which is equals to 2 times the enthalpy of atomization of carbon solid plus enthalpy of atomization of H2 gas minus of enthalpy of atomization of C2H2। ये हो गया। तो enthalpy of formation of C2H2 हमने को पता है कितनी आ गई, 54.86। 2 times enthalpy of atomization of carbon, ये कितना दिया हुआ, 150 दिया हुआ ना, ये 150 है। H का जितना दिया हुआ उसका डबल करते हैं तो H2 का आ जाता है, ठीक है। तो 2 times 51.5 माइनस enthalpy of atomization, तो ये होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, माइनस 2 times बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। तो कुछ तो दिया होगा ना, कार्बन हाइड्रोजन का डेटा दे दिया, बस फिर तो कुछ चक्कर नहीं है। Therefore bond energy of carbon triple bond carbon, it comes out to be 160.86 kilocalories। तो आंसर बी। ट्वेल्थ क्वेश्चन, कंप्यूट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द गैसियस बेंजीन। रेजोनेंस एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी दी है, सब्लिमेशन दे दिया, डिसोसिएशन दे दिया, बेंजीन, रेजोनेंस एनर्जी, ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया। मतलब ये जो वैल्यू दिया अपने को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये कैलकुलेटेड वैल्यू दे दिया अपन ने को, ये जो है 82.9, ठीक है। मतलब एक्चुअल वैल्यू दे दिया, और यू कैन से प्रैक्टिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, ये हो गया। अब बेंजीन के बारे में अगर अपन बातें करेंगे तो 6 कार्बन चाहिए और 6 ही हाइड्रोजन चाहिए, फिर जाकर एक बेंजीन अपने पास बनेगा, राइट। ये बेंजीन बन गया। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो बेंजीन होगी, it is equals to 6 times atomization of carbon solid plus 3 times the bond energy of hydrogen minus 6 times the bond energy of carbon hydrogen, right।
माइनस 3 टाइम्स जो इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, फिर माइनस 3 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी जो इसमें प्योर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से जब अपन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करेंगे सारा डेटा प्लग करके, तो इट इज इक्वल टू 352.8 किलो जूल पर मोल आ जाना है। ओके, अब ये जो वैल्यू आई है, राइट, ये कौन सी वैल्यू है? थ्योरेटिकल वैल्यू है विदाउट रेजोनेंस। ठीक है, दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब विदाउट कंसिडरिंग द रेजोनेंस। बट रेजोनेंस के कारण सिस्टम में क्या दिया है? Due to resonance, the system is becoming more stable. Is becoming more stable. तो मैं क्या कहूँगा? Therefore, ठीक है ना? और यू कैन से डायरेक्टली, वैसे तो अपने को पता है भाई एक्चुअल में इतना एनर्जी चाहिए, बट है कितना? थ्योरेटिकली इतना। तो जो गैप है वो क्या है? रेजोनेंस एनर्जी विच इज द रिलीज एनर्जी, तो माइनस आंसर आ जाएगा। फिर भी कई लोगों को, अगर आपको कम समझ आएगा, मतलब यार इतना नहीं हम कर पाएंगे हवा में, तो बस ये लिख दिया करो मतलब थ्योरेटिकल, सॉरी, एक्चुअल माइनस जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई है। ठीक है, वैसे रेजोनेंस एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी है, हमारा सिस्टम स्टेबल हो रहा है तो नेगेटिव आएगा और कुछ नहीं करना था। तो इट इज 82.9 minus 352.8 which comes up to be minus 269.9 kilojoule, ये रेजोनेंस एनर्जी। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया यार, तो इसको तो लीव करो। ठीक है, बिल्कुल रिपीटेड और कुछ नहीं। ठीक है, अभी 14 क्वेश्चन देखते हैं अपन। कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ढूंढना है। इसके लिए लैटिस एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग सब्लिमेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आयनाइजेशन, सब डेटा दे दिया, कोई चक्कर नहीं है। लैटिस एनर्जी ढूंढना था, बस स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। पहले Li सॉलिड से Li गैस, इसका जो डेल्टा एच है वो अपने को सब्लिमेशन दी है, इसको मैं डेल्टा H1 मान लेता हूँ, 160.67 किलो जूल पर मोल। फिर इसके बाद Li गैस आयनाइजेशन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ पर ए आएगा, इसको मैं डेल्टा H2 बोलूँगा, which is the ionization potential जो दिया हुआ है 520.07 किलो जूल पर मोल के हिसाब से आ गया। अब Cl2 की बारी है, तो हाफ Cl2 गैस से मेरे पास Cl गैस बना, तो ये जो है ये एटमाइजेशन है, राइट। हाफ का ही वैल्यू दे दिया इन्होंने, तो कमाल कर दिया। तो डेल्टा H3 हाफ का ही वैल्यू दे दिया, उन्होंने कहा दिमाग ही मत लगाओ, किलो जूल पर मोल हो गया। अब Cl गैस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो ये Cl माइनस बन जाएगा, इसका वैल्यू डेल्टा H4 विच इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दे दिया है इन्होंने, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस 365.26 किलो जूल पर मोल हो गया। अब Li प्लस बन गया Cl माइनस, अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे एंड दे फॉर्म LiCl सॉलिड, राइट। और अगर लिखना भी है तो जो प्रॉपर लिख लेते हैं, गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में। ये आ गया डेल्टा H5 विच इज द लैटिस एनर्जी। तो डेल्टा H5 को लिखने का मेथड है, सभी को, सॉरी,
तो सभी को ऐड करो पहले, तो इन सभी को अपन ऐड करेंगे, ठीक है। इन सभी को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट Li सॉलिड, ये बनेगा हाफ Cl2 गैस, यहाँ से बनेगा LiCl सॉलिड, ये बन जाना। ये जो डेल्टा H6 आएगा, ये आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LiCl सॉलिड जो दिया होगा, और डेल्टा H6 जो होगा डेल्टा H1, डेल्टा H2, 3, 4 एंड 5 इन सभी के इक्वल। तो डेल्टा H6 अपने को फॉर्मेशन दिया हुआ है कुछ ना कुछ, तो हाँ -401.66, राइट। और -401.66, अब ये सारी वैल्यूज प्लग इन कर देंगे, ठीक है। तो इधर जो आएगा, मतलब सिर्फ डेल्टा H5 को छोड़ते हुए, ये भाई हाँ, ये वैल्यू आएगी 437.65। तो डेल्टा H5 विच इज द लैटिस एनर्जी, इट इज -839.31 किलो जूल। Using the data given below, establish that the vaporization to produce this does not occur spontaneously। अच्छा, spontaneously occur नहीं होता, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भाई CCl4 लिक्विड से अगर मैं CCl4 गैस जाऊंगा, ठीक है, ये जाऊंगा, तो ये जो प्रोसेस है फॉर दिस, जो हमारा डेल्टा G0 का वैल्यू है, इट मस्ट बी पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस। बस ये प्रूफ करना, डेल्टा एच नॉट का वैल्यू दे दिया, डेल्टा एच नॉट एफ का वैल्यू दे दिया। पहले इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट ढूंढूंगा, तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CCl4 गैस माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CCl4 लिक्विड, ये आ गया। तो डेल्टा आर एच नॉट फॉर्मेशन गैस का कितना है, 106.7 माइनस ऑफ -139.3, तो प्लस में आ गया, ये 32.6 किलो जूल आ गया। ठीक है, ये हो गया। फिर डेल्टा एच नॉट दिया ही हुआ है, देखो डेल्टा डेल्टा आर एच नॉट माइनस डी डेल्टा आर एच नॉट का आर एच नॉट 32.6 किलो जूल है, इसको जूल्स में कन्वर्ट कर दो, माइनस टेम्परेचर 298 डेल्टा एच नॉट जूल्स में दिया हुआ ना, इसीलिए मैंने जूल्स में कन्वर्ट किया, 94.98 हो गया। तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू 4295.96 आ गया, विच इज ए पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो देयरफॉर दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस।
16 क्वेश्चन कंप्यूट डेल्टा एच नॉट भी करना है, डेल्टा एस नॉट भी करना है, डेल्टा जी नॉट भी करना है। पहले तो ये जो इक्वेशन लिखी है इसके लिए डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि चलिए मतलब वो तो सारा कुछ ही जाना है। 16th क्वेश्चन में डेल्टा आर एच नॉट इज डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन of CO2 gas minus delta H naught formation of CO gas, ये हो गया। CO2 gas is minus 393.5 और CO gas 110.5, तो डेल्टा आर एच नॉट जो है इट इज माइनस 283 किलो जूल। ये हो गया। अब एस नॉट का वैल्यू ढूंढ लेते हैं बस। डेल्टा रिएक्शन ऑफ एस नॉट इज, सभी के एस नॉट दिया जो एस नॉट ऑफ CO2 गैस माइनस एस नॉट ऑफ CO गैस माइनस हाफ ऑफ एस नॉट ऑफ O2 गैस। 3.7197.6 माइनस हाफ ऑफ 205 एस नॉट ये हो गया, तो माइनस 86.4 ये जूल्स में। ठीक है, ये डेल्टा एच नॉट किलो जूल्स में। तो ये अपन चेक करेंगे। ठीक है, चेक मतलब जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान में रखना डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस 283 मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस टेम्परेचर which is 298 into minus 86.4 which comes out to be overall आंसर आ गया माइनस 257.25 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 17। फ्रॉम द गिवन टेबल डेल्टा एच नॉट डेल्टा जी नॉट एस नॉट दिया हुआ है। रिएक्शन ये है डेल्टा एच नॉट 298 पर कैलकुलेट करना, डेल्टा जी नॉट भी और डेल्टा एस नॉट भी, फिर डेल्टा यू डेल्टा ई मतलब आ गया। बस ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और आंसर आ गया। ये रिएक्शन है, इसको लिख लेते हैं इधर। Solution delta R H naught is delta H naught formation of H2 gas plus delta HF naught of CO2 gas minus enthalpy of formation of H2O gas minus enthalpy of formation of CO gas। तो यहाँ से डेल्टा आर एच नॉट जो आ गया इट इज इक्वल टू माइनस 9.83 किलो कैलोरीज, और ये जो है ये कौन से टेम्परेचर पर है, 298 पर है। ठीक है, दिस इज डेल्टा एच नॉट एट 298। सेकेंड डेल्टा जी नॉट भी ऐसे ही आएगा क्योंकि भाई दीज आर ऑल द स्टेट फंक्शंस। डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो बस ये कर लेना, माइनस 6.81 किलो कैलोरीज आ जाना। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके आ जाएगा। This also comes at 298 Kelvin।
delta S naught, this also comes at 298 Kelvin. तो S naught of product minus S naught of reactant, तो देखें क्या है। अच्छा, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है क्या इसकी। हाँ, CO पता है, CO2 पता है, ये नहीं पता, ये नहीं पता, ठीक है। तो एग्जामिनर कह रहा है पहले डेल्टा एस नोट ढूंढो। डेल्टा एस नोट इन दोनों की मदद से ढूंढ देंगे, फिर इसको ढूंढ देंगे। मतलब इसको अगर मैं लिखूँगा तो एस नॉट ऑफ प्रोडक्ट हो गया एस नॉट ऑफ H2O, सॉरी एस नॉट ऑफ H2 प्लस एस नॉट ऑफ CO2 माइनस एस नॉट ऑफ H2O माइनस एस नॉट ऑफ CO। और डेल्टा एस नॉट का वैल्यू होता है अपना को पता है, डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा, सॉरी डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। एस नॉट ऑफ H2 अपने को पता ही है, माइनस एस नॉट CO2 भी पता है, एस नॉट H2O कैलकुलेट कर लेंगे, एस नॉट CO अपने को पता है। तो बस डेल्टा एच नॉट का वैल्यू कितना आ रहा था, माइनस 9.83 आ रहा था ना। और ये कौन से यूनिट में था, बस यूनिट ध्यान में रख लो, किलो कैलोरीज। माइनस और माइनस प्लस 6.81 किलो कैलोरीज इन 2000 करना, क्योंकि एस नॉट का वैल्यू कैलोरीज में दिया, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर करना, विच इज 298। और इधर आ जाना है 35 माइनस एस नॉट ऑफ H2O। तो एंट्रोपी ऑफ H2O जो आएगी वो 45.13 कैलोरीज आ जाएगी। कैलोरीज कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स। तो अपने पास ये सारा डाटा हो गया। बस तो पूछा था इन्होंने, ये भी पूछ लेगी, ये तो सेम ही हो जाता है रिएक्शंस का। और ये फिर आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।